नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग प्रकार के कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां आपको देखने को मिलती हैं, इनका विकास कैसे हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम पहले पूरे चैप्टर में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को डीपली बेसिक के साथ में एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृतियां किसे कहते हैं एंड इसका निर्माण हमारे देश में कैसे हुआ। ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, तो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां अर्थात संस्कृतियों में इतनी विविधता हमें देखने को क्यों मिलती। फिर हम देखेंगे हमारे चेर राज्य में मलयालम भाषा का विकास हुआ था, तो मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। यहां पर मलयालम भाषा को अगर आप देखोगे तो यहां पर बड़ा ही रोचक विधि आपको देखने को मिलेगी जिससे मलयालम भाषा का विकास हुआ। इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ का जो मंदिर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पूरी उड़ीसा जो है आपका, तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का जो विकास हुआ, जगन्नाथ देवता जो हैं इन्हें किस प्रकार से स्थापित किया गया, इनका बहुत ही छोटा सा यहाँ पर इतिहास दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट में इनके बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल अभी यहाँ पर जो जानकारी दी गई है हम यहाँ पर इसको ही डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसके पार्ट 2 में इनके ऊपर डिटेल में विस्तार से बात की गई है, तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं कि शासक और जो धार्मिक शासकों से जुड़ी हुई जो धार्मिक परंपराएं हैं वो किस प्रकार से विकसित हुई और जगन्नाथ संप्रदाय जो है इसका विकास कैसे हुआ। इसके बाद में राजस्थान और सूरवीर की परंपराएं। तो देखो, राजस्थान की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि सूरवीरता, ठीक है, देखने को मिलती है कि जब भी अब आप देखोगे राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य हमें देखने को मिलता है कि जहां पर जब भी राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे और जब वो हार जाते थे तो वहां की महिलाएं जौहर कर लेती थी, और किसी भी राज्य में आपको ऐसी सूरवीरता देखने को नहीं मिलती है। तो हम यहां पर राजस्थान की सूरवीरता की परंपराओं को भी देखेंगे, राजस्थान और सूरवीरता की परंपराएं, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा और भी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में राजस्थान की जगह पर यहाँ पर राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो हेडिंग है उसमें चेंज में दे दिया गया है, बट हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी ही हेडिंग हमने यहाँ पर रखी है ताकि राजस्थान का भी इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो भी बने रहें, उनके बारे में भी आपको समझ में थोड़ा सा आए। आगे बढ़े तो यहाँ पर राजस्थान की जो परंपराएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर कई बार प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद में आप देखोगे कई बार जो हमारे देश के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे देश में बड़े बड़े, तो वहाँ पर कथक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे नृत्य हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के नृत्यों का विकास हुआ वो कैसे हुआ। क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी, इस नृत्य का विकास कैसे हुआ। इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जैसे कि कथकली हो गया, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है। तो इन सभी का विकास किस प्रकार से हुआ हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद में आप देखोगे हमारे प्राचीन काल में मध्यकाल में चित्रकला की बहुत ही विशिष्ट परंपराओं का विकास हुआ है। तो संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा, तो लघु चित्र की जो नई परंपराओं का विकास हुआ हमारे यहाँ की जो मध्यकाल में चित्रकला की परंपरा का विकास हुआ, आर्ट का विकास हुआ, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। आप कई बार देखोगे राजा महाराजा अपने चित्र बनवाया करते थे क्योंकि उस टाइम पर फोटो तो थी नहीं। आज के टाइम पर तो मान लेते हैं कि भाई मोदी जी या फिर कोई भी राजा महाराजा क्या करता है, अपने फोटो निकलवा लेता है, पेंटिंग नहीं करवाता है, पेंट करके पूरे चित्र नहीं बनवाता, बट उस टाइम पे ऐसा किया जाता था। तो इनका विकास कैसे हुआ इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद में बंगाल नजदीक से एक नगर, हम यहाँ पर बंगाल की कुछ सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में समझेंगे कि बंगाल में किस प्रकार से वहाँ की परंपराओं का विकास हुआ। बंगाल के जो राजा महाराजा थे उनके बारे में भी समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर पूरे के पूरे बंगाल का शॉर्ट में इतिहास दिया गया है, वहाँ की जो परंपराएं हैं उनका विकास दिया गया है। इसके बाद में पीर और मंदिर, यहाँ पर पीर जो हैं, औलिया जो होते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई, इनका विकास कैसे हुआ, इन्होंने अपने क्षेत्र में कैसे विकास किया, इनकी संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ। एंड इसके अलावा मंदिर में आप कई प्रकार की परंपराएं, कई प्रकार की संस्कृतियां देखते हो, इनका विकास कैसे हुआ। ठीक है,
इसके अलावा मछली भोजन के रूप में आप देखोगे ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों को मांसाहारी चीज खाना मना होता है। ठीक है, सनातन धर्म में अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों को कहते हैं कि भाई समिष्ट भोजन नहीं खा सकते, अर्थात मांसाहारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अंडा है, मछली है, या फिर यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी खाना मनाही होती। लेकिन बंगाल साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ब्राह्मणों को कुछ मछली खाने की अनुमति दी गई, कुछ विशिष्ट प्रकार की खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी गई। इसके पीछे का रीज़न क्या था, हम ये यहाँ पर समझेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। अगर हम एक ही पार्ट में डिस्कस करते वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हमने इस चैप्टर को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इस चैप्टर का 50% पोर्शन कवर करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रीय संस्कृतियां, यहां से हमारा स्टार्ट होता है। चेर और मलयालम भाषा का विकास, जगन्नाथी परंपरा, सूरवीरता की परंपराएं, ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। और साथ ही साथ कथक नृत्य की कहानी, ये भी हम पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा से लेकर के, और पूरे चैप्टर को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको वीडियो इसका शाम को 7 बजे या फिर कल देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के, क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के, एंड हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी की क्लासेस मिल जाएंगी। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा और आप उन वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को अभी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, हमारे चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की वजह से हमारा जो मेन चैनल, वहां पर हमने नोट्स की प्राइस में 50% तक का डिस्काउंट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं तो बेस्ट टाइम है नोट्स परचेस करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हमने नोट्स की भी लिंक दे दी है, जिस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली हमारे स्टोर से नोट्स परचेस कर सकते हो। दोनों ही माध्यम उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों की, कि क्षेत्रीय संस्कृतियां किसे कहते हैं, और क्षेत्रीय संस्कृतियां जो होती हैं इनका विकास हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से क्यों हुआ, हमारे देश के पूरे भाग में एक ही संस्कृति हमें क्यों नहीं देखने को मिलती है। तो यहां पर कहा जा रहा है जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आजकल हमारे सामने संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां अपने रीजनल कल्चर्स जो होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के कल्चर्स होते हैं। जैसे कि आप अगर बिहार में देखोगे तो वहाँ पर अलग प्रकार के कुछ कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में आ जाओगे तो कुछ अलग प्रकार के कल्चर्स होंगे। आप देखो शादी बारात में कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम करवाए जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हम लोग अपनाते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करवाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा अलग अलग त्योहारों पर भी कई सारे कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर आप देखोगे बेटियों के पैर छुए जाते हैं जब रक्षाबंधन होता है, फिर भाई दूज होता है, और कहीं कहीं पर बेटियां अपने भाई के पैर छूती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे एक समय के साथ साथ बदलती हैं। ठीक है, और सच तो ये है कि आज भी बदल रही हैं। देखो समय के साथ में जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं वो बदलती रहती हैं। कैसे बदलती रहती हैं, तो देखो आपकी जो दादी बाबा हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो घूंघट लगाकर निकलती थी। ठीक है, आप देखो दादी जो हैं आपकी घूंघट लगाकर निकलती होंगी। अगर हम उनके जब आप नहीं थे, आपके पिताजी की बीवी नहीं आई, माँ नहीं थी, ठीक है, जब वो बहू थी तब वो घूंघट लगाकर निकलती थी और साड़ी पहनती थी, अपने पति का नाम नहीं लेती थी। एंड जैसे से आगे परिवर्तन हुआ, आपकी पिताजी की शादी हुई, आपकी माँ आई, तो आप देखोगे कि उन्होंने क्या किया कि घूंघट लगाना तो रखा, ठीक है, बट घर से बाहर निकलना, कई सारे काम जो उनकी माँ ने किए थे, अर्थात आपकी दादी ने कई सारी संस्कृतियों का पालन किया था, कई सारे कल्चर्स को अडॉप्ट किया था, उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, आजकल की संस्कृति अगर आप देखोगे तो पहले शॉर्ट कपड़े पहनकर कोई नहीं निकलता था। आजकल लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनकर घूमती हैं, पहले नहीं घूमा करती थी। पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला इतना अधिक वो नहीं चलता था, आज चलता है। पहले लिविंग तो था ही नहीं हमारे देश में, आज आपको हमारे देश में लिविंग वगैरह देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो समय के साथ में जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं ये बदलती रहती हैं। आप अगर दिल्ली वगैरह में देखो, मुंबई वगैरह में देखो, ठीक है, लखनऊ वगैरह में देखो, तो यहाँ पर आपको लिविंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वहीं आप अगर ग्रामीण एरिया में चले जाओ, गाँव क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको लिविंग वाला कल्चर ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो संस्कृतियाँ होती हैं समय के साथ में बदलती हैं, और सच तो ये कि आज भी बदल रही हैं। जैसे कि
आप देखो पहले क्या होता था, शादी पूरे विध विधान से की जाती थी, अब अधिकतर लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। लव मैरिज किया, लव मैरिज करके मतलब कोर्ट मैरिज करते हैं, ठीक है। प्यार किया, प्यार करके लव मैरिज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते ही क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। कहने का अर्थ यह है, जितनी भी आज आप हमारे देश में संस्कृतियां देख रहे हो, जितनी भी क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, ये सारी की सारी संस्कृतियां बहुत ही कठिनाई से विकसित हुई हैं। इनमें दो चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले स्थानीय परंपरा, हमारी जो स्थानीय परंपराएं थी उनका भी इसमें योगदान रहा। दूसरा योगदान रहा है उपमहाद्वीप के अन्य भागों से जो विचार आए उनका। जैसे कि हमारे यहाँ पर लिविंग, जो आप लिखते हो लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर नहीं था, ये हमारे बाहर से आया है, ठीक है। जीन्स पहनने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था ही नहीं, हम पहले धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है। कितना आसान था, खुली पूरा का पूरा खुला रहता था, हवा जाती रहती थी, इससे दाद वगैरह नहीं होता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जीन्स पहन के घूमते हैं, पैंट पहनकर घूमते हैं। ये हमारा विदेश का कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन आज पैंट पहनना, जीन्स पहनना, कोट पहनना, ये हमारे कल्चर का भाग बन चुका है। आप देखोगे टाई जो लगाते हैं ना, टाई लगाते हैं, आप देखो जब भी स्कूल में बच्चे जाएंगे तो उनको कहा जाएगा टाई लगा के आओ, बेल्ट लगा के आओ। टाई क्यों लगाते हैं? देखो यूरोप वगैरह में ठंड ज्यादा पड़ती थी तो बच्चों को जुकाम हो जाती थी, तो उस जुकाम से मतलब नाक पोंछने के लिए टाई का कॉन्सेप्ट रखा गया। अब रुमाल लेकर कौन बच्चा घूमेगा? उस कॉन्सेप्ट को वो यहां पर लेकर के धीरे धीरे उन्होंने अपने कल्चर का पार्ट बना लिया। आज हमारे देश में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जॉब करने जाएंगे तो टाई की आवश्यकता है, हमने उसे अपना कल्चर बना लिया। अब देखो हमारे देश का जो वातावरण है या फिर हमारे की जलवायु है वो गर्म आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यूरोप की गर्म नहीं है। जब वहां से अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने जूते प्लस मोजे पहन के आए। हमें मोजे पहनने की आवश्यकता नहीं है, हम तो खड़ाऊ पहनकर, चप्पल पहनकर आसानी से चल सकते हैं, लेकिन जूते के अंदर मोजे पहनने का कॉन्सेप्ट हमने वहां से अडॉप्ट कर लिया। अगर जूते मोजे देखोगे तो पहले हमारे यहाँ पर जूते चलते थे, वो चमड़े के होते थे या फिर अन्य किसी के बना लेते थे, बट जूते मोजे, जो मोजे का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ का नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो जितनी भी क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ है, ये एक तो हमारी स्थानीय परंपराओं और दूसरा उपमहाद्वीप के जो अन्य भाग हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, जहां हमारे जो ब्रिटेन के लोग आए थे यहाँ पर, ठीक है, और भी अन्य देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनके विचारों के आदान प्रदान से हमारे देश की संस्कृतियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे ये संस्कृतियां बदलती भी रहती हैं। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संस्कृतियों का निर्माण कैसे होता है और ये धीरे धीरे बदलती कैसे रहती है। हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने कल्चर, क्योंकि देखो वो कहते हैं ना कि जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। हमारा कल्चर हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, दूसरों का कल्चर हमें हमेशा अच्छा लगता है, तो हम दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। भाई हो सकता है कि दूसरों का कल्चर बहुत खराब हो या उनके लिए वो बेटर हो। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखोगे हम सब मॉडर्न बनते जा रहे हैं, और जो मॉडर्न लोग हैं ब्रिटेन के, अमेरिका के, वहां के लोग हमारे यहां पर आकर के, हमारे यहाँ के बच्चे पूजा पाठ से दूर हट रहे हैं और वहां के लोग हमारे यहाँ पर आकर के पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं। आप देखो वृंदावन में कितने सारे विदेशी लोग आकर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिला चेर और मलयालम भाषा का विकास चेर राज्य में, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं मलयालम भाषा का विकास आखिरकार कैसे हुआ। महोदयपुरम का चेर राज्य कहां पर है? तो केरल राज्य का एक हिस्सा था, ठीक है, प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम अर्थात ये आपका नीचे वाला जो ये वाला एरिया है, ऐसे आप जाओगे तो दक्षिणी है, पश्चिमी ये है, और पूर्वी इलाका ये, उत्तरी है, दक्षिण पश्चिमी अर्थात इधर वाला एरिया, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था चेर राज्य, ठीक है, ये एक राज्य था जो कि आज केरल राज्य का हिस्सा है, ठीक है। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। यहां पर क्या है कि मलयालम भाषा पहले एक स्थानीय भाषा हुआ करती थी, धीरे धीरे मलयालम भाषा एक नई प्रकार की भाषा यहां पर बोली जाती थी, ठीक है। अच्छा ये कब था? तो 9वीं शताब्दी में, याद रखना, ठीक है, 9वीं शताब्दी का ये यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, हाँ, ठीक है। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अभिलेखों में किया। यहाँ के शासकों ने जब चेर राज्य की स्थापना की तो क्या किया इन्होंने जो मलयालम भाषा थी, जो स्थानीय भाषा थी, उसी भाषा का प्रयोग अपने राज्य में भी करने लगे। जो अभिलेख बनवाते थे, अभिलेखों में भी मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग करते थे। इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि मलयालम भाषा सबसे बेस्ट भाषा है, रीजन ये था कि शासक जो भी अपनी जानकारी या जो भी आदेश जनता तक पहुंचा
पहुंचाना चाहते हैं वो जनता उसे समझ सके। अब मान लो कि इंग्लिश में लिख करके अभिलेख टंगवा दिए, जनता पढ़ ही नहीं पाएगी। तो जनता जिस भाषा को जानती है, जिस भाषा को समझती है, उसी भाषा में उन्होंने अभिलेखों को लिखवाने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे कि मलयालम भाषा वहां की स्थानीय भाषा थी, तो इसी भाषा में उन्होंने अभिलेखों को निर्माण करना शुरू कर दिया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि जो वहाँ की अलग अलग क्षेत्रीय भाषा थी, उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में से मलयालम भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था सरकारी अभिलेखों में भी। ठीक है, सरकारी अभिलेखों में भी। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें होती हैं सरकारी कागजों में, तो वहाँ पर भी इसी भाषा का प्रयोग किया गया। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ सीखा। अच्छा, संस्कृत की परंपराओं से अगर आप देखोगे तो लगभग हर भाषा ने कुछ ना कुछ सीखा है। संस्कृत की ऋणी हर भाषा आपको देखने को मिलेगी हमारे भारत देश की। ठीक है, अभी अगर आप वाइजर जो गया है, ठीक है, वाइजर एक यान था, अंतरिक्ष में भेजा गया है अंतरिक्ष की जानकारी लेने के लिए। उसमें किसी एक भाषा में संदेश लिख करके रखा गया है। जब संदेश उसमें लिख करके रखा जा रहा था तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कौन सी भाषा सबसे शुद्ध है, जिसमें अगर हम संदेश लिख करके रखें तो और किसी अन्य सभ्यता को हमारा संदेश मिलता है तो वो उसे आसानी से डिकोड कर सके और उसे समझ सके। तो सभी भाषाओं का अध्ययन करने के बाद में संस्कृत भाषा में उन्होंने उस संदेश को लिखा है। ठीक है, एक यान हमारे यहाँ से, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, सैटेलाइट के तरीका एक यान है जो कि अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया। उसमें संस्कृत भाषा में लिख करके एक संदेश रखा गया है पूरे अन्य किसी सभ्यता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते तो संस्कृत भाषा को अगर आप देखोगे तो सबसे शुद्ध भाषा आपको देखने को वही मिलेगी। एंड संस्कृत भाषा से अन्य सभी भाषाएं ऋणी भी हैं। आगे देखते हैं तो साथ ही साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जो कि मंदिर बनाए गए जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। अर्थात केरल के जो मंदिर रंगमंच अगर आप देखोगे तो उसकी जो परंपराएं उस समय विकसित की गई थी वो आज भी बनी हुई आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था ये पूरा का पूरा मंदिर रंगमंच। यहाँ पर जो परंपराएं विकसित हुई थी वो सारी की सारी परंपराएं, पूरा का पूरा मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्य जो थे इनके ऊपर आधारित विकसित किया गया था। ठीक है, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। कहने का अर्थ यह कि संस्कृत के ऊपर आधारित हैं। फिर संस्कृत से इन्होंने बहुत कुछ सीख करके संस्कृत का ही बहुत कुछ भाग अपना करके इन्होंने इसका विकास किया। कहा जा रहा है कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां अगर आप देखोगे स्टार्टिंग की, जिन्हें सबसे पहले लिखा गया था साहित्यिक कृतियां, वो जो कि 12वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं, 12वीं शताब्दी में विकास किया गया था इनको, और ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। कृतियों की बात यहां पर की जा रही है, यानी कि संस्कृत भाषा में कोई मलयालम भाषा में किसी पुस्तक का या फिर किसी कृति का, किसी कहानी का जो विकास किया गया था उसकी यहां पर बात की जाए। भाषा तो ये 9वीं शताब्दी की बताई जा रही है कि 9वीं शताब्दी से इसका विकास हो गया था, धीरे धीरे आगे बढ़ी, विकसित होती रही और फिर 12वीं शताब्दी में आकर के इसकी पहली कृति लिखी गई थी। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा की ऋणी बताई जा रही। 14वीं सदी तक एक ग्रंथ लीला तिलकम जो कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। इसके अलावा मणि प्रवालम काव्य शास्त्र विषय के मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। हाँ, समझो इस चीज को। इसके बाद में 14वीं सदी में आकर के एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है लीला तिलकम, जो कि व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। इसमें व्याकरण से संबंधित चीजें दी गई हैं और काव्य शास्त्र के ऊपर आधारित बातें बताई गई हैं। ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम शैली का अगर आप अर्थ देखोगे तो मणि का अर्थ होता है हीरा और प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा, जो दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत देता है। ठीक है, तो मणि प्रवालम, ठीक है, हीरा और मूंगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये दो शब्द हैं और दो भाषाएं इसमें देखने को मिलेंगी। एक संस्कृत अर्थात हीरा, ठीक है, मणि, ठीक है, मणि हीरा को कहा जाता है, और प्रवाल, ठीक है, प्रवालम अर्थात मूंगा। तो मणि प्रवालम ये इसमें दो भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक संस्कृत एक क्षेत्रीय भाषा। तो जिस शैली का नाम ही संस्कृत के ऊपर आधारित हो वो पूरी की पूरी शैली में आपको संस्कृत से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से मलयालम भाषा का विकास हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जगन्नाथी संप्रदाय की। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अच्छा, जगन्नाथ भगवान का इतिहास कौन कौन
कौन जानता है, कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। जगन्नाथ भगवान का जो इतिहास है वो बहुत ही बड़ा है। इससे पहले कि हम यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोरी स्टार्ट करें और आपको बताएं, हम आपको बता दें जगन्नाथ भगवान, चूंकि इसमें वो चीज़ें दी नहीं गई हैं, वो चीज़ें आपको क्लास 12th में देखने को मिलेंगी, तो हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी इसे आपको बताया। देखो, जगन्नाथ भगवान जो थे ये एक स्थानीय देवता माने जाते थे, ठीक है, जो उड़ीसा के राजा थे, ठीक है। उनको एक बार सपना आया था कि समुद्र के किनारे वहां पर, ठीक है, समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहां पर श्री कृष्ण भगवान का हृदय रखा हुआ है, ठीक है, वहां पर पड़ा हुआ है। तो इन्होंने जाकर के वहां से वो हृदय निकलवाया। जब लेकर के आए तो इनको सपने में ही एक मूर्ति दिखी थी और उसमें इन्हें आदेश दिया गया था कि आप इस मूर्ति को बनवाओ और उस मूर्ति में इस हृदय को स्थापित करो, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, मूर्ति बनवाने का प्रयास किया। जब मूर्ति बनवाने का प्रयास किया तो कई सारे मूर्तिकार आए, लेकिन उस मूर्ति को नहीं बना पाए। कई दिनों के बाद में एक वृद्ध व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हम मूर्ति तो बना देंगे, लेकिन जैसी आप बता रहे बिल्कुल वैसी मूर्ति बनेगी, लेकिन हम जब तक मूर्ति बनाएंगे तब तक हमसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो मंदिर के अंदर चले गए और उन्होंने कहा कि हमें जिस समय आपने डिस्टर्ब कर दिया, जिस समय आपने बुला दिया, हम उसी समय मूर्ति उसी स्थान पर छोड़ करके और चले जाएंगे, उसके आगे मूर्ति नहीं बनाएंगे। 1 महीने तक कमरे के अंदर बंद रह करके उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया, ठीक है। जब 1 महीना बीत गया तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि भाई अभी 1 महीना बीत चुका है, कोई भी इंसान 1 महीने तक बिना खाए पिए नहीं रह सकता है, और ये महान व्यक्ति उसके अंदर कैसे हैं, और ऊपर से वृद्ध थे। तो इन्होंने जाकर के जब मंदिर खोला तो देखा कि वहां पर मूर्ति बनी हुई थी और वो व्यक्ति वहां पर नहीं थे। तो कहते हैं कि भाई देवताओं के वास्तुकार जो हैं, देवताओं के वास्तुकार वही आए थे, उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया और वो मूर्ति उनके बिल्कुल स्वप्न के जैसी ही थी। फिर उन्होंने उसी मूर्ति में उस हृदय को स्थापित करवाया और तब से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब क्या हुआ, ब्राह्मणों का विरोध काफी होने लगा था। एक इधर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के द्वारा, ऊपर से अलवार नैनार संत आ गए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थानीय देवताओं का निर्माण किया जाने लगा, लोगों ने अपने अपने स्थानीय देवता बना लिए। तो जब ब्राह्मणों का काफी विरोध हुआ तो ब्राह्मणों ने क्या किया, सारे के सारे जितने भी अलग अलग परंपराओं का विकास हुआ था उन सभी को अपने सनातन धर्म में समाहित करने का प्रयास किया। इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पुराणों की रचना करनी शुरू कर दी। अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ के जो स्थानीय देवता थे उनको किसी प्रमुख देवता का स्वरूप बता करके, उनसे जुड़ी हुई जो कहानी होती है उसको प्रमुख देवी देवता से जोड़ करके और उनको अपने सनातन धर्म में स्थान देते। जैसे कि अब देखो, हम किसी भी भगवान की पूजा करें, हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उस भगवान के माध्यम से परम परमेश्वर की पूजा करने का होता है, ठीक है। ये जितने भी देवी देवताओं की रचना की गई है उन सभी देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। हमें ये एक छोटा सा साधारण सा हम कह सकते हैं कि एक माध्यम बताया गया है ईश्वर से जुड़ने का, ठीक है। हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं भाई, मूर्ति भगवान थोड़ी ना है, हम मूर्ति के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की रचना की गई है, हम उन देवी देवताओं के माध्यम से परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने जो अलग अलग स्थानीय देवता थे उनको किसी न किसी मुख्य देवता का रूप बता करके और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को पुराण में लिखना शुरू कर दिया। जब वो यहाँ पर उड़ीसा में गए, उन्होंने जगन्नाथ भगवान से जुड़ी कहानी को समझा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 मूर्तियां हैं, ठीक है। एक भगवान श्री कृष्ण की है, एक यहाँ पर बलराम दाऊ की है और एक उनकी बहन सुभद्रा की है, ठीक है। और उन्होंने इस तरह से बताया कि भाई आपने जिनको स्थापित किया है ये भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, ठीक है। और जो हृदय उनको मिला था, कहते हैं कि भाई जब महाभारत के बाद में कई वर्षों के बाद में श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और उस समय उनका जब शरीर जलाया गया था तो उनका हृदय नहीं जला था, वो बच गया था और उसको गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। गंगा नदी से बहते हुए वो समुद्र में जाकर मिला, समुद्र से फिर वो उड़ीसा में आकर के उनको मिला और फिर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई। इस तरह से पहले ये स्थानीय देवता माने जाते थे, लेकिन जब ब्राह्मणों ने इससे जुड़ी कहानी बता दी तो इनको माना जाने लगा क्या, भगवान विष्णु का स्वरूप, ठीक है। जगन्नाथ अर्थात जगत के पिता, ठीक है, जगत के नाथ, ठीक है। अब इस चीज को समझो जो यहां पर दिया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। अच्छा, अगर हम धार्मिक परंपराओं की बात करें, जो धार्मिक परंपराएं विकसित हुई हैं अलग अलग राज्यों में, तो अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, हम जगन्नाथ की बात हटा देते हैं थोड़ी समय के लिए। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अन्य क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुई हैं वो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई, जो वहाँ की धार्मिक परंपरा थी उसके आधार पर, ठीक है, हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है
हर क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। अन्य क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, हाँ आप अपनी जगह की बात मत लीजिएगा, हम हर क्षेत्र की देखें तो हर क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियां जो हैं क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। आपके यहाँ देखो, अगर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है तो ज़्यादातर लोग श्री कृष्ण भगवान के भक्त होंगे, उनके लिए व्रत रहते होंगे, उनका जन्म मनाते होंगे, जन्मदिन मनाते होंगे। इसके अलावा आप देखोगे मटकी फोड़ने का काम करते होंगे और भी उनकी कई सारी कथाएं चलती होंगी। अगर आपके यहाँ पर क्या है कि भगवान शंकर का मंदिर है तो उनसे रिलेटेड संस्कृतियाँ ज़्यादा होंगी। अगर आप इस्लाम को मानते हैं और आपके यहाँ पर मस्जिद है तो आप इस्लाम से रिलेटेड आपके यहाँ की संस्कृतियाँ ज़्यादा होंगी। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अन्य क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं, अन्य शब्द यहाँ पर इस्तेमाल जो किया गया वो आई थिंक गलत होगा, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, गलत नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र की जो धार्मिक परंपरा थी उसके आधार पर वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हो। जैसे कि हिंदू धर्म में आप देखोगे विवाह का नियम अलग है, इस्लाम धर्म में अलग है, ईसाई धर्म में अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में अवस्थित है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, ठीक है, जो विष्णु का पर्यायवाची है। मैंने अभी आपको बताया इनकी पूरी स्टोरी। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिससे तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले स्थानीय देवता थे, इनकी जब एक बार मूर्ति बन गई तो इनकी मूर्ति का धीरे धीरे बदलाव किया जाता है। नीम की लकड़ी से इनकी मूर्ति बनाई जाती है और वो नीम की लकड़ी भी कोई साधारण नहीं होती। पुजारी को भगवान विष्णु स्वयं रात में जब भी सोते हैं तो इनको दर्शन देकर के बताते हैं कि वहाँ पर चक्रधारी नीम तैयार हो गई है। ये नीम जो होती है चक्रधारी होती है, इस नीम के बीच में चक्र बना होता है, ठीक है। तो उस नीम की लकड़ी से इनकी मूर्ति बनाई जाती है। ऐसी नीम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। उनको भगवान रात में दर्शन देते हैं, ठीक है, सपने में आते हैं और वो बताते हैं और वहीं पर जाकर के वो नीम की लकड़ी मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। हाँ, तो वहाँ की स्थानीय जनजाति लोग जो हैं वही इसकी मूर्ति को, इनकी मूर्ति को बनाते हैं, ठीक है। इनको विष्णु का रूप माना गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था अनंत बर्मन। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया था और उसके बाद में 1230 में, कब? 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय जो थे, इन्होंने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था। और अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद में स्वयं जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था कि भाई अब हम जगन्नाथ के प्रतिनियुक्त हैं। अर्थात जैसे आप किसी भी कंपनी का सीईओ देखते हो, इसी तरह से इन्होंने कहा, ठीक है, हम यहाँ के प्रतिनियुक्त हैं। इन्होंने अपने आप को नियुक्त कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा राज्य ही इनको समर्पित कर दिया गया। जो जगन्नाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा, जो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जैसे जैसे जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, यहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आने लगे, जैसे जैसे इनका विकास हुआ यहाँ पर, तो उसी तरह से क्या हुआ, राजनीतिक रूप से, ठीक है, और सामाजिक रूप से इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, सबसे पहले इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। भाई जितने भी लोगों ने उड़ीसा को जीता, ठीक है, जो भी युद्ध करने के लिए आया, जीता, उसने क्या किया, सबसे पहले इसी मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि वे ये सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। देखो भाई, आप देखोगे अभी हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है, केंद्र सरकार जो है, मोदी जी की है। क्यों मोदी जी की है? क्योंकि देखो कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पर आकर के कांग्रेस ने मंदिर बनवाने का विरोध किया, ठीक है, और भी कई सारी पार्टियों ने विरोध किया। तो जिन जिन लोगों ने विरोध किया, जनता ने उनको हटा दिया, क्योंकि जनता को चाहिए धर्म है, ठीक है। सबसे पहले धर्म आता है, देश तो आते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आता है धर्म, ठीक है। देश को चलाने की पार्टी, देश को आगे बढ़ाने की हर पार्टी वादा कर रहा है, लेकिन धर्म की जो वादा कर रहा है वो कौन है? भाजपा ने वादा किया। भाजपा ने कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे। अन्य पार्टियां कह रही थी कि मंदिर बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अन्य पार्टियों को हमारे देश की जनता ने निगलेक्ट कर दिया, कहा भाई साइड हटो, आप जो मंदिर बनवाएगा हम उसको समर्थन देंगे। इसी तरह से हमेशा से होता हुआ है। यही भी जो भी राजा, ठीक है, जनता के धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करता था, उस राजा की सत्ता को जनता स्वीकार करती थी, ठीक है। अभी अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को हमारे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ठीक है, और वो हिंदुओं को सपोर्ट ना करता हो, तो क्या उसकी सत्ता को हमारे देश की जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, उनका विरोध करेगी। वही चीज पहले हमेशा से होती हुई आई है, वही चीज यहां पर कही जा रही है। तो ज्यों ज्यों मंदिर की,
हाँ हो गया, ठीक है। तो प्रयत्न किया, क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा, इसलिए जितने भी राजा बने उन सभी लोगों ने क्या किया, मंदिर पर नियंत्रण करना और मंदिर का विकास करने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है राजस्थान और सूरवीरता की परंपराएं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझो। अच्छा, राजस्थान की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, तो मुझे राजस्थान के ऊपर गर्व महसूस होता है, और मुझे ये महसूस होता है गर्व कि हमारे देश में राजस्थान है, ठीक है। ये पाकिस्तान में नहीं गया, सबसे बड़ा गर्व तो मुझे ये महसूस होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां पर आज राजस्थान है राजपूताना कहते थे। इसको क्या नाम से बुलाया जाता था, राजपूताना। अच्छा, यहां पर प्रश्न भी बन जाता है, प्रश्न ये बनता है कि राजपूताना किसे कहा जाता था, या फिर ब्रिटिश लोग राजपूताना किसे कहते थे, या फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज राजस्थान स्थित है क्या कहते थे। तो इन तीनों का अर्थ होगा राजपूताना, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा। इसी तरह से पूरे के पूरे चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, तो उनको थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां पर केवल अथवा मुख्य रूप से राजपूत ही रहते थे, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। अगर आप देखोगे तो राजस्थान में केवल राजपूत ही नहीं रहते थे, राजपूत तो पूरे देश में रहते थे, पूरे देश के अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजपूताना, तो अंग्रेजों ने इसको राजपूताना नाम दिया था, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। लेकिन अगर इसके आधार पर आप ये समझोगे कि यहाँ पर केवल ही केवल या फिर अथवा प्रमुख रूप से राजपूत रहते थे, तो ये कहना गलत होगा, आंशिक रूप से गलत होगा, ठीक है। ऐसे अनेक समूह थे जो कि यहाँ पर रहते थे और आज भी हैं, ठीक है, जो उत्तर और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में राजपूत रहते थे, केवल और केवल राजस्थान में ही राजपूत नहीं रहते थे। राजपूतों का जो इतिहास है वो हमेशा से विशाल रहा है राजपूतों का, ठीक है। आज भी अगर आप हमारे इंडिया टीम के एक राजपूत को देखोगे तो वो जब भी जाता है तो उनको सर कह के बुलाया जाता है, सर जडेजा जी कहा जाता है, ठीक है। तो राजपूतों का इतिहास तो हमेशा से महान रहा है, तो इसी तरह से इनको पढ़ना भी चाहिए। और जब भी राजपूत युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थी, आप देखोगे वो जौहर करने के लिए जाती थी कि अगर हमारे पति हार जाते हैं तो हमारे जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे ऊपर हाथ ना डाल सके। अच्छा, जौहर क्यों करती थी जानते हो? अगर राजा हार जाते थे, ठीक है, तो जो मुस्लिम शासक थे वो आकर के उन औरतों को अपना गुलाम बना लेते थे, अपनी बीवी बना लेते थे और उनसे बच्चे पैदा करते थे और भी कई तरह के दरिंदगी करते थे। इसके अलावा जब भी मतलब अगर वो अपने आत्महत्या कर लें महिलाएं, मतलब उनकी गुलामी स्वीकार ना करें, उनकी पत्नी बनना स्वीकार ना करें, ऐसा अगर करके वो अपनी आत्महत्या कर लेते थे, तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि वो उनकी डेड बॉडी के साथ भी बर्बरता करते थे। इस वजह से यहाँ पर जौहर की परंपरा विकसित हुई कि भाई जौहर कर लेंगे, अब मरी हुई जली हुई शरीर के साथ में तुम क्या करोगे, ठीक है। इसलिए जौहर की परंपरा यहाँ पर विकसित हुई, ये भी आप याद रखना, ठीक है। जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे, तो हाँ आपको ऐसे अनेक समूह मिल जाएंगे जो कि हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। और अगर आपको कभी मौका मिले तो राजस्थान में जरूर जाकर के घूमना, आपको कई सारी विशिष्ट प्रकार की संस्कृति विशिष्ट प्रकार की चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। जितनी भी सांस्कृतिक परंपराओं का उन्होंने विकास किया राजपूतों ने, उनको अगर आप देखोगे तो वहां के शासकों के जो आदर्श थे और उनकी जो अभिलाषाएं थी, यानी कि उनकी इच्छा और उनकी जो परंपराएं थी, नियम थी, उनके साथ में बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए आपको परंपराएं देखने को मिलेंगी जिनका राजपूतों ने वहां पर विकास किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं को, ठीक है, और अपने आदर्शों को ध्यान में रखते हुए वहां की संस्कृति का विकास किया, ठीक है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर राजपूतों का शासन रहा है। कब से 8वीं शताब्दी की बात की जा रही है, हम कह सकते हैं कि भाई सन 700 से लेकर के, और मतलब सन 700 से लेकर के 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश, हाँ सन 700 से लेकर के आज तक अगर आप देखोगे तो 700 से यहाँ पर राजपूतों का शासन रहा है, ठीक है। आज भी वहाँ पर राजपूत ही शासन करते हैं क्योंकि वहाँ पर अधिकतर राजपूत रहते हैं। ये शासन उन सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं
ये शासन उन सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अपने मृत्यु को वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। ये चीज़ तो मतलब हमें देखने को मिलती है। हम चाहे पद्मावत मूवी देख लें या फिर चाहे जौन सी मूवी देखो, मतलब कोई भी मूवी देखो, आप किसी भी राजपूत राजा का इतिहास उठाकर देख लो, लड़ते हुए जंग में मरा है लेकिन उसने अपनी पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ पर मुगलों ने युद्ध किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन पीठ दिखा करके या फिर पीठ पर वार करके वहां पर उन्होंने युद्ध को जीता। ठीक है, वैसे युद्ध का तो एक ही नियम होता है, जीत। ठीक है, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। लेकिन यहां पर अगर हम सूरवीरता की बात करें, ठीक है, तो यहां पर सूरवीरता के एग्जाम्पल हमें राजपूतों के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अपने मृत्यु को वरण कर लिया लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, कि हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। ठीक है, और बाकी के अगर आप मुगल राजाओं को देखोगे तो इनके लिए जीत मायने रखती थी। जीत कैसे प्राप्त होती है ये मायने नहीं रखता था। ठीक है, साम दाम दंड भेद छल कपट जो भी कर पाते थे, हर तरह से ये युद्ध में जीतने का प्रयास करते थे और वो इन्होंने किया भी, जीता भी, कई सारे युद्ध जीते। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। अगर आप देखोगे जो वहां के काव्य की रचना की गई, जो वहां पर गीतों की रचना की गई, उसमें आपको राजपूत सूरवीरता के चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें उनकी झलक दिखती है कि भाई यहाँ के राजपूत जो थे वो कितने सूरवीर थे। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। जो यहाँ के काव्य और जो गीत हैं उनको यहाँ के जो चारण भाट थे इनके द्वारा गाए जाते थे। ये जो चारण भाट थे, ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। जैसे आज टाइम पर आप देखोगे कोई भी व्यक्ति विशेष कार्य करता है, कोई बड़ा काम करता है, तो उसके ऊपर एक मूवी बना दी जाती है। देखोगे आपने कई बार देखा होगा, MS धोनी के ऊपर मूवी बनाएगी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर मूवी बनाएगी, मोदी जी के ऊपर मूवी बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे महाराष्ट्र में देखोगे तो बाल ठाकरे जी के ऊपर भी मूवी बनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप हमारे राजपूतों के ऊपर देखोगे तो उस टाइम पर राजपूत सूरवीरों के ऊपर काव्य रचना की जाती थी, गीतों की रचना की जाती थी और इनको गाने का काम करते थे चारण भाट। ठीक है, और चारण भाटों को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप इन गीतों को गाओगे और जो सूरवीर हैं उनकी स्मृतियों को सुरक्षित रखोगे। ठीक है, ये उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। कोई देता नहीं था लेकिन ये जिम्मेदारी को उठाते थे। ठीक है भाई, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। इसके अलावा सबसे पहली बात तो है कि इनको सुरक्षित रखोगे और इनसे ये भी आशा की जाती थी कि अन्य जन जो इनके बारे में नहीं जानते हैं उनको भी इन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए आप प्रेरित करोगे। अब भाई जब गाना आप जोशदार बनाओगे तो 50 लोग गाएंगे। ठीक है, अभी आप हमारे देश को देखोगे तो आज के टाइम हमारे देश की हालत ये, कल मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था हमारा फेसबुक, तो हमने देखा वहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पोस्ट मिली। अभी 4-5 साल पहले अगर आप देखोगे तो एक लड़की थी जिसने किया प्रिया प्रकाश नाम से, उसने क्या किया था कि एक आंख मार के वीडियो, शॉर्ट वीडियो टिकटॉक पर बहुत वायरल हुआ था। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसके 1.5 मिलियन फॉलोअर हुए थे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्ट थी कि जिस देश में एक आंख मारने पर 1.5 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं उस देश का विकास कैसे होगा आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है। पहले ऐसे लोगों की जो कहानियां थी इनको आगे प्रोत्साहित किया जाता था, लोगों को प्रेरित करने के लिए सुनाया जाता था। आज आप कैसे वीडियो देखते हो वो बात अलग की है। ठीक है, इन कहानियों को अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण था। ठीक है, ये जो कहानियां आपको देखने को मिलेंगी, काव्य हैं, गीत हैं, इन कहानियों में क्या है कि किसी राजा का मतलब स्वामी, कोई मतलब क्या है कि राजा का बहुत ही बड़ा भक्त था। ठीक है, जैसे कि राजा का नौकर था। जैसे कि आपने गोरा बादल की कहानी सुनी होगी। ठीक है, हमने जब पद्मावत मूवी देखी तो उसमें गोरा बादल जो था वो उनका क्या था, सेनापति था। तो वो गला कटने के बाद भी लोगों से लड़ता रहा और उसने कहा कि जब तक आप महल तक पहुंच नहीं जाओगे राजा जी, तब तक हम इन मुगलों को यहीं तक रोक के रखेंगे। और गला कटने के बाद भी वो वहां पर लड़ता रहा। ठीक है, तो ऐसे स्वामी भक्त के ऊपर काव्यों की रचना की जाती थी। इसके अलावा मित्रता कि भाई प्राण जाएंगे लेकिन मित्रता हमारी नहीं टूटेगी। अभी आप देखोगे एक RRR मूवी बनी थी। ठीक है, वो भी मित्रों के ऊपर बनी है। इसके अलावा कई सारी ऐसी गीत गाए जाते थे मित्रों के ऊपर, प्रेम के ऊपर।
पद्मावत पूरा की पूरी जो कहानी है ये प्रेम के ऊपर आधारित है। ठीक है, शौर्य है कि भाई लड़ने में वीर थे, बहुत बड़े रणधीर थे, ऐसी कहानियाँ। ठीक है, क्रोध के ऊपर कि उन राजा को अगर क्रोध आ जाए तो उन्होंने कितने लोगों को जीत डाला, कितने लोगों को मार डाला, क्रोध में उनके सामने मत आओ। ठीक है, तो ऐसे प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, इन सभी का किसी एक कहानी में या फिर सभी पर अलग अलग कहानियां बनाई जाती थी। स्त्रियों कभी कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्वान है। हाँ, अगर आप स्त्रियों को देखोगे, स्त्रियां होंगी। ठीक है, स्त्रियां कभी कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्वान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। ठीक है, स्त्रियां कभी कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्वान है। अच्छा, अगर आप हमारे युद्ध को देखोगे, हमारे पूरे के पूरे इतिहास को उठाकर देखो, रामायण से लेकर के अभी तक, ठीक है, तो स्त्रियां कई बार कारण बनती हैं। अच्छा, इसमें स्त्रियां कारण नहीं बनती हैं, हम स्त्रियों को दोष इसमें नहीं दे सकते। पूरे टॉपिक को समझना, स्त्रियों के कारण कई बार क्या है कि युद्ध हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें रीजन, गलती स्त्रियों की नहीं थी। अब भाई सुंदर दिखना क्या किसी की गलती है? हमें बताओ, सुंदर दिखना क्या किसी की गलती है? अब सीता मैया सुंदर दिखती थी, रावण उसके ऊपर मोहित हो गया, रावण ने कहा हम तो ले जाएंगे, तुम्हें रानी बनाएंगे। अब इसमें सीता मैया की गलती है क्या? नहीं है। ठीक है, अब पद्मावत मूवी में आपने देखा, जो पद्मावती थी वो बहुत ही सुंदर थी, खिलजी उसके ऊपर आक्रमण करके उसे जीतना चाहता था। क्या सुंदर दिखना उनकी गलती है? स्त्रियों की वजह से कई सारे झगड़े हुए, लेकिन इसमें हम गलती स्त्रियों की नहीं दे सकते हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। अब भाई जीतना भी जरूरी है, मतलब हमें बहुत बड़ा प्रेम हो गया तुमसे, पाना है तो हम तुम्हें जीत के रहेंगे। ठीक है, और उधर वो कह रहे कि भाई हम तो रक्षा करके रहेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो स्त्रियां युद्ध के लिए कई सारे कारण बनी हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर आप देखोगे तो स्त्रियों की गलती नहीं है। ठीक है, स्त्रियों की गलती हमेशा उसमें नहीं होती। आज का टाइम अलग है, आज का टाइम अलग है कि हाँ भाई एक लड़की चार लड़कों को घुमा रही है, चारों लड़के आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त से दोस्त को अलग कर दिया गया, फैमिली से लड़की को अलग कर दिया गया। आज की लड़कियों की हम बात नहीं कर सकते, बट पुरानी अगर हम बात करें तो वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं यह भी चित्रण किया गया है कि स्त्रियाँ अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा जैसे, ठीक है, सती प्रथा में देखो, अगर पति मर गया तो उसी की चिता पर बैठ करके जो तो उनकी पत्नी जो होती वो जल जाती थी। ये कहीं कहीं पर तो पत्नियां प्रेम में करती थी, लेकिन एक दो बार प्रेम में हुआ, लोगों ने पूरी परंपरा बना दी। ठीक है, एक बार प्रेम में किया गया, सती मैया जो थी वो अपने प्रेम में जल गई थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसके एक दो पत्नियां प्रेम में जली, लोगों ने, ब्राह्मणों ने इसको प्रथा बना दिया। ठीक है, फिर इस प्रथा का अंत भी किया गया। सती प्रथा विधवा द्वारा अपने मृतक पति को चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता था कि जैसे किसी का पति मर गया, उसकी चिता जल रही है, तो उसी चिता पर कूद करके वो औरत भी जल जाएगी। ऐसा कई बार तो होता था कि भाई जो औरत है वो अपने पति के प्रेम में है, जल जाती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि प्रेम में ना होने के बाद भी उनको जबरदस्ती जलाया जाता। जैसे कि मान लेते हैं कि 60 साल के किसी बुजुर्ग ने जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कर ली, अब उस लड़की की उम्र है 25 साल, ठीक है, या फिर 20 साल। अभी क्या है कि 10 साल बाद मर जाएगा, 70 साल अधिकतर उम्र चलेगा। ठीक है, 70 साल बाद इससे कुछ होगा नहीं। अब 70 साल की उम्र में मर गया, इसकी उम्र है मान लेते हैं 20 साल की हुई तो 30 साल की, 25 साल की हुई तो 35 साल की, इसकी पूरी जीवन पड़ा। ये मरना नहीं चाहती, लेकिन इसके बाद भी इसको इसके ऊपर डालकर जलाया जाएगा क्योंकि ये विधवा हो गई है। तो ऐसी प्रथाएं जो है कुप्रथा बन गई धीरे धीरे। ठीक है, अगर प्रेम में कोई मर रहा है तो ये भी गलत बात है। ठीक है, आप अपनी आत्महत्या गलत बात है, लेकिन ये पहले होता था। हाँ, अगला है क्षेत्रीय सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानी। ये भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। काफ़ी टाइम हो गया है, मैं डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम हो गया, वरना मैं इतनी देर में तो पूरा चैप्टर भी निकाल सकता था। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। अगर आप कथक नृत्य का पूरा इतिहास देखोगे तो बहुत लंबा इतिहास है, यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया, समझते हैं। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा। ठीक, कथक जो है कथा शब्द से निकला हुआ है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। ठीक है, आप देखोगे पंडित जी आप यहाँ पर आते हैं, कथा कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो ये वही कथा है। ठीक है, कथक शब्द जो है कथा से निकला है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वाले लोगों की एक जाति थी। ये कोई पहले जो यहाँ पर कथक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई कथक नृत्य नहीं था, ये लोगों की एक जाति थी पहले। ठीक है, कथक जाति के लोग थे, और ये करते क्या थे, ये उत्तर भारत के, जो हमारा उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह आता है, तो यहाँ पर उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वाले लोग थे। ठीक है, इनकी एक ही जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से
ठीक है, अपने हाव भाव अर्थात थोड़ा सा जैसे आप देखते हो बिना बोले हुए एक्टिंग करना, तो इसी तरह से अपने हाव भाव और संगीत इन दोनों से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। एक तो मतलब कथा का वाचन कर रहे हैं और उसी के साथ में अपने हाव भाव भी थोड़े दिखाते थे कि भाई नृत्य वगैरह कर रहे हैं, और थोड़ा संगीत भी गाते थे, यानी कि पूरा नाटकीय रूप से ये अपनी कथा को प्रस्तुत करते थे, जिससे कि सामने वाले को देखने में भी आनंद आता था, सुनने में भी आनंद आता था। ठीक है, 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। 15वीं से 16वीं सदी तक आते आते जो कथक एक जाति थी पहले, ठीक है, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वाले लोगों की एक जाति थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ तो उस टाइम तक आते आते ये एक नृत्य की शैली के रूप इसने धारण कर लिया। भाई ये नृत्य वगैरह किया करते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत नृत्य किया करते थे कि भाई इस तरह से राजा ने धनुष बाण उठाया और फिर तीर कमान चलाया, तो धीरे धीरे क्या है वो पूरी एक्टिंग करके दिखाते थे कि भाई हाथ से धनुष बाण उठा रहे हैं, फिर तीर कमान चला रहे हैं, फिर वहाँ पर दूर तक गए राजा, फिर शेर का शिकार किया, फिर उठाकर पटक दिया। इसी तरह से पहले अपने हाव भाव दिखाया करते थे। अब जब धीरे धीरे भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ तो ये एक नृत्य का रूप इसने धारण कर लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, जिन्हें कहानियां कहा जाता, लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे धीरे धीरे इसमें, ठीक है, जिसे रास लीला कहा जाता है। देखो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत बड़ा काम किया। रास लीला तो उन्होंने केवल 10 साल की उम्र तक ही की ना, इसके बाद में तो उन्होंने कितने महान कार्य किए। समुद्र में द्वारका जैसी नगरी का निर्माण किया, ठीक है, सुदर्शन चक्र जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था उसको धारण किया, ठीक है, इसके अलावा कंस का वध किया, महाभारत पूरी रच डाली, ठीक है। जब उन्होंने मतलब अपने गांव को छोड़ा था जहां पर वो निवास करते थे पहले, जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा वहाँ से निकले, इसके बाद उन्होंने कभी भी रासलीला नहीं की। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को ज़्यादा याद करते हैं उनके अन्य कार्यों की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि उसमें मज़ा आता है, उसमें लोगों को मज़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राधा कृष्ण की जो पौराणिक कहानियाँ थीं उनको भी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसे रासलीला नाम दिया गया। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे, कथक नृत्य के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जाने लगा। इस तरह से कथक नृत्य का धीरे धीरे विकास हुआ। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने इसके बारे में जानकारी की और फिर इस कथक नृत्य को अपने राज दरबार में प्रस्तुत करवाना शुरू कर दिया, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। पहले तो मतलब स्थानीय इलाकों में कहीं पर जा रहे हैं तो भक्ति आंदोलन में या मंदिर में बैठ करके इस नृत्य का प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन जब राजाओं ने, मुगल बादशाहों को ये बड़ा पसंद आया और उन्होंने अपने राज्य में इसको प्रस्तुत करवाना शुरू कर दिया अपने दरबार में, तब इसका विकास और अधिक हुआ। आगे चल करके ये 2 घरानों में फूला फला, एक राजस्थान जयपुर में फला फूला, ठीक है, राजस्थान के दरबार में, और फिर लखनऊ के दरबार में, ठीक है, आगे चल करके राजस्थान जयपुर में और लखनऊ के दरबार में ये खूब फला फूला। अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम था बाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभर के सामने आया, ठीक है, प्रमुख कला के रूप में उभरने लगा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन 2 क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। तो धीरे धीरे देखो, जो अवध के अंतिम नवाब थे जिनका नाम था बाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में ये प्रमुख कला के रूप में निकल के सामने आया कि भाई हाँ ये एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। इस तरह से अपने हाव भाव व्यक्त करना, बिना बोले सब कुछ कह देना एक नृत्य के माध्यम से, तो ये एक कला है, ठीक है, एक कला के रूप में सामने आया। फिर 1850 से लेकर के 75 के बीच में मात्र 25 सालों में केवल इन 2 क्षेत्रों में ये सीमित नहीं रहा, राजस्थान और लखनऊ में सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ से निकल करके पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और इसके अलावा जो निकटवर्ती इलाके थे उन सभी इलाकों में जाकर के ये स्थापित हो गया, ठीक है, स्थापित हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने भी नापसंद कर दिया। देखो, जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने हमारे देश की अधिकतर जो संस्कृतियां थीं, अधिकतर गतिविधियां थीं, ठीक है, उन सभी को,
ठीक है, अनेक अन्य संस्कृत गतिविधियों को इन्होंने नापसंद किया था, ठीक है, जितनी भी यहाँ की गतिविधियाँ थी, ठीक है, और उन्हीं में से कथक नृत्य भी आता है, ठीक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश शासक थे इन्होंने इन चीज़ों को नापसंद किया, फिर भी ये जीवित बचा रहा, ठीक है, ये जीवित बचा रहा। अलग अलग स्थानों पर, कई मंदिरों में, कई स्थानीय जगह पर इस नृत्य का विकास धीरे धीरे होता रहा, मतलब जीवित बना रहा। हम कहते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति को आप खूब खाना पीना खिलाओ पिलाओ, वो उसका शरीर बढ़ेगा, ताकतवर बनेगा, खूब हष्ट पुष्ट हो जाएगा, अच्छा दौड़ेगा, अच्छा लड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति को आप बिल्कुल उतना खाना दो जितना कि वो जीवित रह सके, तो वो जीवित बना रहेगा, ठीक है। उसी तरह से ये कथक नृत्य भी जीवित बचा रहा केवल, ठीक है, और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। गणिकाएँ थीं अलग अलग, ठीक है, तो गणिकाओं के द्वारा इनको अलग अलग पेश किया जाता रहा। लेकिन जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। हमारे देश में जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके रूप में इस कथक को भी मान्यता दी गई। अन्य नृत्य रूप और उनके संबंधित जो राज्य हैं वो हमने यहाँ पर बता दिए। एक तो हो गया आपका कथक, ठीक है, जिसका हमने पूरा का पूरा विकास देख लिया कि कहाँ से आया, ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ, हमने ये पूरा देख लिया, ठीक है, कहाँ पर इसे सबसे अधिक विकास मिला, ठीक है, जब नवाब वाजिद अली शाह थे इन्होंने इसको एक प्रमुख कला के रूप में उभारा, ठीक है। फिर जाकर के ये अगर आप देखो तो अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, ठीक है। फिर अंग्रेजों के जाने के बाद में हमारे देश के 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में ये 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में इसे मान्यता मिली। अच्छा, अन्य 5 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में इसका विकास हुआ। एक आपको मिलता है कथकली, ये केरल का है, ठीक है। एक आपको मिलता है ओडिसी, ये उड़ीसा में इसका विकास हुआ। एक आपको मिलता है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में इसका विकास हुआ। फिर एक आपको मिलता है मणिपुरी जिसका विकास हुआ मणिपुर में। तो 1 2 3 4 5 और छठा हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपको मिलता है कथक, ठीक है। अब आई होप कि कथक का इतिहास आपको बड़ा ही बेहतर तरीके समझ में आ गया होगा और आपको याद भी होगा। अगर इस पर आपका कोई प्रश्न बनता है पार्ट 1 में तो आप अभी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि शाम को इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे और वो आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, ठीक है। कल नहीं, परसों सुबह, मंडे को क्लास आएगी, संडे को हम क्लास नहीं करवाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा, ठीक है। जो लघु चित्रों का विकास हुआ, मतलब जो चित्रकारी की चित्रकला का विकास हुआ उसको समझेंगे। फिर बंगाल का हम यहाँ पर इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे, बंगाल में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का विकास हुआ। फिर पीर और मंदिरों का जो विकास हुआ, पीर मतलब उन्होंने इस्लाम में जो विकास किया गया, ठीक है। औलिया, अलौकिक शक्ति, ये बताते थे कि भाई हमारे पास में अलौकिक शक्तियां हैं, पीर कहते थे। इसके अलावा आध्यात्मिक मार्गदर्शन कैसे ही करते थे, पीरों की पूजा पद्धति क्या थी, मज़ारों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो मंदिर थे, मंदिरों में किस प्रकार से विकास हुआ, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, आपका हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर के आप हमारी पिछली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।